हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? वॉइस नहीं आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो बच्चों, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है कंडक्शन हीट ट्रांसफर के बाद, वो है थर्मल एक्सपेंशन, है ना? थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में देखिए क्या है। थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं मर्जिंग में। तो थर्मल एक्सपेंशन जो है अपने तीन टाइप के बोल सकते हो। लीनियर एक्सपेंशन, पहला अपना है लीनियर एक्सपेंशन, जिसको आप वन डायमेंशन बोल सकते हो। लीनियर एक्सपेंशन। एक्चुअली एक्सपेंशन क्यों होता है? किसी बॉडी को अगर हम हीट करते हैं तो एक्सपेंशन क्यों होता है? थोड़ा आप लोग बताओ, एक्सपेंशन क्यों होता है? अगर आपने किसी हीट कर दिया, कोई मेटेलिक बॉडी को अगर हीट कर दिया, तो उसमें एक्सपेंशन, थर्मली वो एक्सपेंड करेगा। ये तो आप जानते हो कि रॉड को अगर हम ठीक है भाई हर्ष, बहुत बढ़िया, 76 मार्क्स हैं, बुरे नहीं है, बट इसको जो है इसमें और जोड़ो 10-12 नंबर। घर के बाहर बज रहा होगा भाई, आज भी लोग शादियां कर रहे हैं तो वही गाने बज रहे हैं जो तुम बचपन से सुन रहे हो। इस देश का एक पता नहीं क्या, एक मैं सोचता था किसी एक स्टेट की बात है। तुम किसी भी स्टेट में रहो, खासकर नॉर्थ नॉर्थ स्टेट में, नॉर्थ यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मतलब कुछ पर्टिकुलर गाने हैं वो जो चिल्ला चिल्ला के वो तो बजेंगे, देश है वीर जवानों का, है ना? तो ये सब गाने बजते हैं, तो आपको थोड़ा अब परेशानी होती होगी। कोई बात नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, इनफेवेबल। एटॉमिक ऑसिलेशन मतलब जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है, अगर आप इसको हीट दोगे, हीट देने से जो इनका जो इंटर एटॉमिक ठीक है भाई, ठीक है हर्ष। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ अपने टॉपिक पे। तो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वाइब्रेशन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से हर पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट होगा। अगर आपने हीट दे दिया तो उससे उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, समझ रहे हो? इसका बेसिक जो मतलब है कि मान लो ये इंटर एटॉमिक सेपरेशन में थे और ये अपने अपने एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहे थे, ये अपने अपने एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहे थे, आपने इसको हीट दे दिया। तो हीट देने से क्या होगा कि इनके ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाएंगे, अब सब लार्जर एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करने लगेंगे। तो जब ये लार्जर एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेंगे तो इसका जो नेट इफेक्ट होगा, इसका जो नेट इफेक्ट होगा वो एक्सपेंशन के टर्म्स में आपको दिखेगा, ठीक है? अरे भाई ऐसा मत सोचिए, 40 नंबर आ रहे हैं आपके तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। आप अभी से अपना वर्डिक्ट क्यों बना रहे हैं? ठीक है, आप एंड तक ट्राई करिए। 40 नंबर आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 40 को जो है 60 तो कर लीजिए, 20 नंबर तो बढ़ा सकते हो सारे सब्जेक्ट में, 180 तो ला सकते हो, 180 ला दिए, कॉलेज मिल जाएगा। कैलोरीमेट्री इसके बाद पढ़ेंगे भाई, आपको सीक्वेंस बता चुका हूँ, आप बकवास करते रहते हैं। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही सारा सीक्वेंस लिख दिया था,
ठीक है, इसके बाद कैलोरीमेट्री होगी, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पे आएंगे। आप बीच में घुसते हैं तो आपको कहां से पता होगा। तो लीनियर एक्सपेंशन का ये लॉजिक है। मतलब ये हुआ कि मान लो हमारे पास कोई एक रॉड है, इसको अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हो, इसको आप एक्सपेंड करना चाहते हो तो T इक्वल टू कुछ और टेम्परेचर पे आपने इसको हीट दे दिया किसी टेम्परेचर पे, हीट देने के बाद वो कुछ एक्सपेंड हो गया। मतलब एक्सपैंड इन द सेंस कि केवल वन डायमेंशन में, ये रॉड है, बार है, तो हम लीनियर एक्सपेंशन की अभी बात कर रहे हैं, है ना। तो हम इसको लीनियरली एक्सपैंड करेंगे। तो लीनियरली एक्सपैंड करोगे तो ये होगा, इसमें से कुछ इतना पोर्शन मान लीजिए एक्स्ट्रा, ये पूरा बोला जाएगा एल फाइनल, ये बोला जाएगा एल इनिशियल, ये बोला जाएगा एल इनिशियल। आपने इसको हीट दे दिया, ठीक है, तो ये एक्सपैंड करके एल फाइनल हो गया। तो ये बोला जाता है एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये इसका फॉर्मूला है एक्सपेंशन का। एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। थ्री सब्जेक्ट मिलाकर 40 नंबर आ रहे हैं, तब चिंतनीय बात है बिल्कुल, ठीक है। बट आपके पास ऑप्शन क्या है, आप अपना बेस्ट ट्राई करिए भाई। बिल्कुल कर सकते हैं भाई कुशल, 100 को 150 करना एक बड़ी बात नहीं है। 150 के लिए आपको 50 नंबर चाहिए, 50 नंबर के लिए कितने क्वेश्चन चाहिए भाई, 12 क्वेश्चन चाहिए, 12 चौक 48 समझ लो। और 12 क्वेश्चन के लिए कितने सेगमेंट है, 3 सेगमेंट है। हर सेगमेंट में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आप 4-4 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन का बढ़ोतरी करो, ठीक है, काम खत्म। आप लोग, अगर मैं फिर बोल रहा हूं, इस तरीके से मार्क्स ओरिएंटेड होके काम करेंगे तो दिक्कत होगी। आप पढ़ते जाइए भाई, ठीक है, पढ़ते जाइए और हार मत मानिए, ठीक है। अगर आप लोग हार मान लेंगे तो कोई ऑप्शन भी तो नहीं है एंड तक। पहले लड़ाई तो लड़ी है, लड़ाई लड़ने से पहले, मैच स्टार्ट होने से पहले ही बोल रहे हो कि हम बैटिंग करने नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे अपने पास एल फाइनल हो गया 10। एल फाइनल में बच्चों क्या है कि एल फाइनल ये डेल्टा एल है, इसे आप बोल रहे हो डेल्टा एल, ठीक है। तो इसको और देखो, इसको ओपन करो, ये आएगा एल इनिशियल प्लस एल इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल दैट इज इक्वल टू एन इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। ये हो जाएगा डेल्टा एल, यही डेल्टा एल है, एल इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ हो जाएगा एल इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। ये क्लियर है सभी को। अब पूछो अल्फा क्या है, तो अल्फा जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। अल्फा इसमें जो है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना, मटेरियल की प्रॉपर्टी, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इसका कभी कभी आपको वेरिएबल यूज करना पड़ सकता है। मतलब डेल्टा एल बाई एल इनिशियल, ये फ्रैक्शनल चेंज भी कभी कभी पूछते हैं, अल्फा डेल्टा टी ऐसे भी लिख सकते हो। तो दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, ऐसे भी बोल सकते हो कि नहीं, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। ये छोटी छोटी चीजें हैं आफ्टर हीटिंग, ठीक है। अब डेल्टा एल अपॉन एल इनिशियल इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज चेंज मिल जाएगा कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो ये आपका परसेंटेज चेंज इन लेंथ हो जाएगा। ये सब आपसे पूछते हैं।
तो कोफिशिएंट ऑफ एक थर्मल एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट है वो नेचर की प्रॉपर्टी है, मतलब वो एल्युमिनियम का रॉड है, कॉपर का है, आयरन का है, तो हर एलिमेंट के लिए अपने अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए। तो मैं कह रहा था कि कभी कभी आपको वेरिएबल की जरूरत पड़ सकती है, तो उसका वेरिएबल फॉर्म क्या लिखें? डेल्टा एल की जगह डीएल लिख सकते हैं, है ना। डीएल अपॉन एल इक्वल टू अल्फा डी टी। अल्फा डी टी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। डीएल अपॉन एल इक्वल टू अल्फा डी टी, ये आप वेरिएबल कैलकुलस फॉर्म भी लिख सकते हो, कभी जरूरत पड़े तो, आगे पड़ेगी किसी अच्छे क्वेश्चन में, ठीक है, जहां चीजें वेरी कर रही होंगी। डेल्टा टी सभी को पता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये अपना डेल्टा टी होगा, ठीक है। तो ये लीनियर एक्सपेंशन की कहानी है। अगर मान लो यही चीज आप 2 डायमेंशन की बात करो, यही एक्सपेंशन आप 2 डायमेंशन की बात करने लगे कि हमारा एक्सपेंशन इन 2 डायमेंशन है, तो वो कहलाएगा एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन दैट इज 2 डायमेंशन, ठीक है। एरियल एक्सपेंशन अपना जो होगा वो क्या होगा? 2D, 2 डायमेंशनल, है ना। 2 डायमेंशनल जो है वो अपना एरियल है। अच्छा, हम जो पढ़ रहे हैं वो आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल, मतलब आप अगर हीट देते हो तो हर डायमेंशन में एक्सपेंशन क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो वो उस टाइप के मटेरियल की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लो कोई शीट है, ठीक है, कोई हमारे पास ये शीट है, इसको आप एक्सपेंड करना चाह रहे हो, ठीक है। तो एक्सपेंड करने के बाद इस शीट आपने हीट दिया और इससे इसका एक्सपेंशन हो गया। तो एक्सपेंशन के बाद इसमें जो आप देख ही रहे हो कि इसका जो चेंज है ये फाइनल है बी, और बी फाइनल मान लेते हैं, ये एल इनिशियल है और ये एल फाइनल है। एल इनिशियल है और ये बी इनिशियल है, ठीक है। तो आपने इसको हीट दिया और ये एनाइसोट्रॉपिक है, सॉरी आइसोट्रॉपिक, यस आइसोट्रॉपिक है, तो सेम है। तो हर जगह पे एक्सपेंशन इसका हर डायमेंशन में 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन है, लेंथ के लॉन्ग विड्थ के लॉन्ग दोनों जगह पे सेम रहेगा। तो आप इसको 2 लीनियर एक्सपेंशन की तरह देख सकते हो। आप एल आई के लिए क्या बोल सकते हो? एल फाइनल और एल इनिशियल में लीनियर एक्सपेंशन की तरह सोचो तो क्या होगा? एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर बी फाइनल की बात करो तो हो जाएगा बी इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। दोनों का प्रोडक्ट ले लो, वन प्लस अल्फा डेल्टा टी स्क्वायर। ये तुम्हारा एक तरीके से इनिशियल एरिया है एल आई बी आई, और ये फाइनल एरिया है एक तरीके से एल एफ बी एफ। तो यहां से आपको मिल जाएगा ए फाइनल इज इक्वल टू ए इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये देख रहे हो का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और देखो बच्चों, अल्फा जो है उसका पूरा चार्ट है मटेरियल। अगर कोई बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो वहां पे जाएगा तो उसको चार्ट हम लोगों को मिलता है, सभी को इंजीनियरिंग में आपको चार्ट मिलेगा। तो आप देखेंगे कि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होगी। हाँ बिल्कुल, बी और एल का अल्फा सेम होगा, तभी तो आइसोट्रॉपिक है ना, आइसोट्रॉपिक है। तो आइसोट्रॉपिक के लिए एक्सपेंशन इन ऑल डायरेक्शन सेम, ऑल डायरेक्शन सेम,
वो इसीलिए अल्फा लिया गया है, दोनों लेंथ के लॉन्ग है तो इसीलिए आपको ये लिया गया है। ठीक है, तो ये अब इसको ए फाइनल, इसमें ये होता है कि कभी भी ये नहीं भाई, मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हूँ, ठीक है, मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ। मैकेनिकल में ये सब पढ़ते हैं लोग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, लेकिन जो कुछ कॉमन ईयर फर्स्ट ईयर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो सब में काम आती हैं। ए फाइनल, ए इनिशियल, आप देखिए अल्फा डेल्टा टी इज मच मच लेस देन 1 है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी चीज को यूज करेंगे बाइनोमियल लगा के, तो ए इनिशियल, तो ये डेरिवेशन बताने का यही फायदा है कि कभी ऐसे सिचुएशन हो तो आप क्वेश्चन में अल्फा डेल्टा टी 1 के कंपैरिजन में इग्नोर मार सकते हैं। 2 अल्फा डेल्टा टी बाइनोमियल लगाओगे तो ये आएगा अपने पास 2 अल्फा 1 प्लस एन एक्स, तो इसको 1 प्लस एन एक्स कर सकते हो। अब जो ये 2 अल्फा है इसको नया कांस्टेंट बोलते हैं, दैट वी कॉल इट बीटा। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिलता है, ए फाइनल इज इक्वल टू ए इनिशियल 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो ये इसे कहते हैं कोविशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। दिस बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। तो बीटा इज योर कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन एंड द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा इज बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। तो ये भी आपके काम का रिजल्ट है, कई बार डायरेक्ट ही पूछ लिया गया है, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। ठीक है, तो बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, क्लियर है। तो दिस इज योर 2 डायमेंशनल, दैट वी कॉल इट एरियल एक्सपेंशन। आगे बढ़े भाई। नहीं, डेल्टा टी नहीं नेग्लेक्ट होगा। डेल्टा टी कैसे नेग्लेक्ट होगा भाई, डेल्टा टी कैसे नेग्लेक्ट होगा, मैं कह रहा हूं 2 अल्फा के साथ डेल्टा टी तो टेम्परेचर डिफरेंस है, इट इज मान लो 500 माइनस 200 तो 300 आ गया, 300 ठीक है, केल्विन या डिग्री, जो भी डिफरेंस है तो कुछ भी ले सकते हो। तो डेल्टा टी नहीं चेंज होगा। 2 अल्फा डेल्टा टी के साथ मिलकर बहुत छोटा है, तो कुछ भी डेल्टा टी जो बड़ा है उसमें डेल्टा टी कुछ भी होगा, उसमें अल्फा एक बहुत छोटी चीज है, 10 की पावर माइनस में कुछ होगा, तो ये पूरी चीज 1 से छोटी होगी, तो हमने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया है। ठीक है, आप इसको ओपन करके भी कर सकते थे और 2 डिग्री वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते थे, बात वही है। हमें बाइनोमियल आता है तो हमने डायरेक्ट कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन का मतलब ये हुआ कि अब आपका कोई भी क्यूबॉइड शेप का कोई भी मान लो फिगर है, कोई क्यूबॉइड है आपके पास, अब इसको आप हीट करके एक्सपेंड कर रहे हो, आइसोट्रॉपिक है, मतलब वो सारे डायमेंशन में इक्वली एक्सपेंड हो रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर आप ये बोल सकते हो कि किसी टाइम के बाद इनके डायमेंशंस चेंज होने लगेंगे। तो ये देखो, ठीक है, तो अब आप क्या बोल सकते हो कि ये मान लो
एल इनिशियल है, ये डब्ल्यू इनिशियल है और ये एच इनिशियल है। तो एच फाइनल, एल फाइनल और ये डब्ल्यू फाइनल। ठीक है, हीट देने के बाद। ठीक है, और अगर ये आइसोट्रॉपिक है तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि वो बढ़ते बढ़ते हमेशा क्यूब ही रहेगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा, बस उसके ज्योमेट्रिकल डायमेंशन चेंज होंगे। अगर आप किसी क्यूबॉइड को हीट कर रहे हो, आइसोट्रॉपिक है, तो हमेशा वो क्यूबॉइड ही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पे आप इजीली जो है 3 डायमेंशन में लीनियर एक्सपेंशन लगा सकते हो और अप्रोक्सीमेशन लेकर प्रूव कर सकते हो। ठीक है, वो अपने पास होगा एल इनिशियल, एल फाइनल। तीनों डायमेंशन में अगर आप एक्सपेंशन देख रहे हैं तो एल फाइनल इक्वल टू एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और इसी तरीके से एच फाइनल इक्वल टू एच इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और डब्ल्यू फाइनल इज इक्वल टू डब्ल्यू इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बच्चों, अगर इसी को आप प्रोडक्ट करते हो तो इधर आपको वॉल्यूम मिलेगा, इधर भी इनिशियल वॉल्यूम मिलेगा, और ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब हो जाएगा। तो फिर से इसमें इसे आप वी फाइनल लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू वी इनिशियल, और ये 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, 1 इज मच मच ग्रेटर देन अल्फा डेल्टा टी। तो इसी को यूज किया गया है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में। तो यहां से आपको वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, यहां से आपको वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, जिसमें कि 3 अल्फा आपके लिए नया टर्म है, तो 3 अल्फा को ये बीटा गामा बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, ये है अपना कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो V फाइनल दैट इज इक्वल टू V इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये बोला जा सकता है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, वॉल्यूम में अगर हम बात करते हैं तो हम अभी उसको एक्सपेंड कर सकते हैं सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए। तो ये तो सॉलिड के लिए अभी हमने देखा 3 टाइप के। ठीक है, अब चलिए इसके वेरिएशन की बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे मेजर कॉन्सेप्ट है जिसमें आइसोट्रॉपिक यार ये है कि आप जो भी आपका मटेरियल होगा, देखिए आप एक शीट बना रहे हैं, तो इस शीट में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो भी मटेरियल है, जितने भी मटेरियल का डायमेंशंस होंगे, ये सभी डायमेंशंस जो है, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पे एक्सपेंशन सेम हो रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि लेंथ वाइज एक्सपेंशन अलग हो और विड्थ वाइज एक्सपेंशन अलग हो। ठीक है, तो आइसोट्रॉपिक का ये मतलब होता है। हाँ हाँ बिल्कुल लिखिए भाई, लिखिए, बिल्कुल लिखिए। लिख लिया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो थर्मल स्ट्रेस का है, जिसमें लोग गलत भी करते हैं। थर्मल स्ट्रेस क्या है? जनरल स्ट्रेस तो सभी बच्चे समझते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। लिक्विड में यही चीज प्रेशर कहलाती है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वो भी हम वो चैप्टर में आएंगे। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड रहता है, या फिर मिक्स कॉन्सेप्ट पे इस पे क्वेश्चंस काफी बनते हैं। तो थर्मल स्ट्रेस इस टॉपिक से मतलब मैं कह रहा हूं, तो थर्मल स्ट्रेस में क्या होगा बच्चों, देखिए थर्मल स्ट्रेस क्यों आएगा। अच्छा, आप ये सोचो कि स्ट्रेस क्यों आता है।
बिल्कुल आपको जो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्ट्रेस क्या है मैं बताता हूं आपको। स्ट्रेस ये है कि अगर आप मान लीजिए आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है, चाहे घर वालों के डर से या इसके डर से कि भाई हमें रिजल्ट, हमें कुछ सेलेक्ट होना है, एक सीट लेना है, तो जबरदस्ती अगर आप पढ़ोगे, है ना, तो आपका नेचर वे से आपका जो नेचुरल जो आपका इंस्टिंक्ट है वो नहीं पढ़ने का है, लेकिन आपको जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है। तो जो जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है इसके वजह से आपके अंदर स्ट्रेस आ रहा है, यही स्ट्रेस है। जैसे कि कोई रॉड है, अब देखिएगा थर्मल स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। थर्मल स्ट्रेस की कहानी ये है कि मान लो आपके पास एक रॉड है और लोग गलती क्या करते हैं और गलती करके फिर भी सही क्यों हो जाते हैं, इसमें बड़ा राज है। इसमें लोग गलती करके, थर्मल स्ट्रेस में गलती करके लोग सही हो जाते हैं। हाँ वही करा रहा हूं भाई। देखिए आपको मैंने जेई मेंस को मैं थोड़ा वेटेज दे के चल रहा हूं, ऐसा नहीं है। तभी मैंने हीट ट्रांसफर में, कंडक्शन वाले पार्ट में काफी चीजें कराई हैं और रेडिएशन में कुछ नहीं कराया है उतना, क्योंकि रेडिएशन मुझे लग रहा है कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जब है ही नहीं तो उसका बहुत वेटेज ना के बराबर है। तो मैं वो चीज, वही चीज लेके चल रहा हूं, आप परेशान मत होइए, ठीक है। तो जो बाकी चैप्टर्स बचे हैं मैं इंक्लाइन टू जेई मेन से, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट तो सारे ही बताऊंगा ना भाई, कि हम जब हम एडवांस में आए तो केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस है, तो थर्मल स्ट्रेस कब आएगा, मेरा ये कहना है बच्चों कि यहाँ पर मान लीजिए आपके पास इसका इनिशियल कुछ एल नॉट इसकी लेंथ थी, ठीक है, इसका टेम्परेचर था यहां पर टी नॉट, इसका टेम्परेचर था मान लो टी नॉट। तो अब यहां से आपने इसको हीट दे दिया, आपने इसको हीट दे दिया, अभी अभी देखा है आपने। तो जब आपने हीट दे दिया तो क्या होगा, आप बोलोगे सर ये एक्सपैंड कर जाएगा और क्या होगा, तो आपने इसको एक्सपैंड भी करा दिया, आपने इसको एक्सपैंड भी करा दिया, ठीक बात है। अब आप मुझे बताओगे, आपने इसको एक्सपैंड करा दिया कि इसमें ये डेल्टा एल का इसमें एलोंगेशन हो गया, डेल्टा एल का एलोंगेशन हो गया, तो इसमें स्ट्रेस क्या होगा। ये तो पता है सभी को कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन है, ये तो पता होगा या नहीं पता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन तो पता है सभी को, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये होता है वाई, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, याद है सभी को, ये तो याद होगा। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूं, स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया, है ना, वेर एरिया इज परपेंडिकुलर। स्ट्रेन क्या है बच्चों, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, इतना तो याद होगा जरूर, जल्दी बोलो, इतना तो याद होगा। अच्छा तब कोई बात नहीं है, देखो इधर, तो मुझे यहां बताओ स्ट्रेस क्या लिखें, थर्मल स्ट्रेस, मैं हीट से इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो यहां पे मुझे बताओ मैं थर्मल स्ट्रेस, कमेंट करके बताइए थर्मल स्ट्रेस क्या लिखा जाएगा, थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन क्या लिखूं मैं, ठीक है। यंग्स मॉडुलस इसका वाई है, यंग्स मॉडुलस वाई ले लीजिएगा, ये कुछ टी ले लीजिएगा, ये वाई है, आपने हीट दिया इसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन फॉर दिस सिचुएशन, प्लीज कमेंट। डेल्टा एल बाई एल एंड वाई डेल्टा एल, आरुष ने बताया,
ठीक है, तो आप बता रहे हो कि y डेल्टा L बाई एल, और ये अपना स्ट्रेन हो जाएगा, इसी को y टाइम्स कर देंगे। ठीक है, देखिए ये तो आपका सही है, बट ये गलत है, ये गलत है बच्चों। यहां कोई स्ट्रेस नहीं है, यहां स्ट्रेन है बट कोई भी स्ट्रेस नहीं है, कोई भी थर्मल स्ट्रेस यहां जनरेट ही नहीं होगा। थर्मल स्ट्रेन और थर्मल स्ट्रेस की बात हो रही है यहां पे, ये भी गलत है, दोनों गलत है। यही चीज आपको समझना है कि नेचुरल जो एलोंगेशन आप लेते हैं उसमें और इसमें क्या अंतर है। आप बोलो सर ये गलत कैसे है, डेल्टा एल का चेंज तो हो ही रहा है अपॉन एल, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ये दोनों गलत है। कैसे गलत है देखिए, इसी चीज को हम समझते हैं। यहां पर हियर थर्मल स्ट्रेस में नोट करके एक पॉइंट लिखूंगा, उसको अगर दिमाग में बैठा लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। अभी बताता हूं। हियर स्ट्रेस भी जीरो है यहां पे, रॉड is free to elongate, rod is free to elongate, so no stress, no thermal stress and thermal strain। कोई भी थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन नहीं होगा अगर रॉड को अगर आप फ्रीली छोड़ देते हो। बहुत बढ़िया, अब तुम्हें चमक रहा है। ठीक है, तो अब ये जो है रॉड फ्री टू एलोंगेट है बच्चों, जितना जो है, जितना वो एक्सपैंड हो सकता था वो फ्रीली एक्सपैंड हो रहा है, अपनी मर्जी से एक्सपैंड हो रहा है। उसको आप एक्सपेंशन में उसको रोक नहीं रहे हो, उसकी नेचुरल टेंडेंसी को अब ये नहीं कर रहे हो, रजिस्ट नहीं कर रहे हो, इसीलिए यहां पर नो थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, नो थर्मल स्ट्रेस, तो हेयर रॉड इज फ्री टू एलोंगेट, सो नो थर्मल स्ट्रेस। अरे भाई मोहन, आप क्या चाहते हो कि जाते जाते आपको मतलब ब्लॉक ही कर दूं मैं क्या? आप यार मान नहीं रहे हो। सर थर्मोडायनेमिक्स लिखकर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड करा रहे हो। अरे बेवकूफ हो क्या यार है? आप कोई भी चीज जो है समझ नहीं रहे हो। ये सारी पार्ट जो है पूरे थर्मोडायनेमिक्स, मैंने आपको पहले ही सीक्वेंस बता दिया था कि ये थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ ये सारे टॉपिक हैं, बड़ा चैप्टर है। इसमें कंडक्शन है, हीट ट्रांसफर है, मतलब हीट ट्रांसफर पूरा पढ़ा। अब ये थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे, फिर थर्मोडायनेमिक्स। तो कोई टॉपिक जेई मेंस वालों ने कहां लिख दिया है उससे क्या लेना देना है? वो तो कहां कुछ भी लिख देंगे। वो न्यूटन्स लॉ में ही कोलिजन लिखे हुए हैं, तो क्या मैं न्यूटन्स लॉ में मैंने कोलिजन पढ़ा है? ठीक है, तो आप ये अनाप शनाप चीजों को प्लीज मत करिए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों कोई बच्चे का जो है नुकसान हो, बट आप हमेशा इरिटेटिंग वाले कमेंट करते हो यार, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो। अभी आप उस बैच में भी करते हैं ये। मैं आपको बता रहा हूं कि अब मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा। आपके कमेंट देखो, सीधे जो है ऑपरेटर को बोलूंगा भैया ब्लॉक कर। हेयर रॉड इज फ्री टू एलोंगेट, सो नो थर्मल स्ट्रेस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तुमको, इसी में परेशानी है कि वहां लिखा है तो यहां क्यों पढ़ा रहे हो, बकवास। हेयर रॉड इज फ्री टू एलोंगेट, सो नो थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये अपने पास है भैया। सब सारी आप कहीं भी देखो, सब लोग इसी में पढ़ाते हैं इसको। जेई मेंस वाले कहां लिख रहे हैं उससे क्या लेना देना है? तो यहां पे स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन नहीं होगा। अब कहां पर होगा फिर? तो देखिए मैं यहां पे नोट करके एक बात लिख रहा हूं, इस चीज को थोड़ा आपको समझना होगा और इसको दिमाग में रखना होगा, तो कभी गलती नहीं होगी। और कहां पे बच्चे गलत होकर भी सही हो जाते हैं वो भी बता रहा हूं। इन थर्मल स्ट्रेस जो आएगा वो, और थर्मल स्ट्रेन कब आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। थर्मल स्ट्रेन के लिए आप ऐसे याद रखिए,
इक्वल टू अनअचीव्ड लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। ऐसे याद रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। इनिशियल लेंथ, तो एक बार थर्मल स्ट्रेन आ जाएगा तो उसको तो y टाइम्स कर देना है। तो थर्मल स्ट्रेस जो होगा, थर्मल स्ट्रेस वो हो जाएगा y टाइम्स ऑफ थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है, उसको आपने ध्यान दिया होगा, अनअचीव्ड लेंथ। ठीक है, अनअचीव्ड लेंथ, तो थर्मल स्ट्रेन होगा अनअचीव्ड लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, थर्मल स्ट्रेस होगा y टाइम्स ऑफ थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्ट्रेस की पॉसिबिलिटी कब बनेगी, स्ट्रेस की पॉसिबिलिटी तब बनेगी जब फ्रीली एक्सपैंड हो रहा है लेकिन आप उसे एक्सपैंड नहीं होने देना चाह रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो? अब इसी चीज को मैं जनरलाइज कर रहा हूं, ध्यान से देखो। मान लो अब इसमें कब आएगा हमारे पास थर्मल स्ट्रेस, कब आएगा? मान लो ये रॉड था, ठीक। अब इस रॉड में आपने क्या किया, एक पार्ट आपका फिक्स था, ये वाला पोर्शन आपका फिक्स था मान लो। ये पोर्शन आपका एक फिक्स था और दूसरा जो पोर्शन है वो ये एक्सपैंड हो रहा है और इसके आगे आपने एक वॉल लगा दिया है। ये एक्सपैंड हो रहा है और आपने इसके आगे क्या लगा दिया, वॉल लगा दिया, जिससे जितना एक्सपैंड होना था, ध्यान से सुनिएगा, जितना एक्सपैंड होना था उतना एक्सपैंड नहीं हो पाया। मतलब मेरा ये कहना है कि ये तो फिक्स है, इधर आपने यहां पे एक वॉल लगा दिया, यहां पे आपने एक वॉल लगा दिया और इसका जो नेचुरल टेंडेंसी था एक्सपैंड होने का, अब डेल्टा एल ना एक्सपैंड होके ये अभी एक्स एक्सपैंड हुआ है। ये कितना एक्सपैंड हुआ है, एक्स, है ना? अरे यार बता तो रहा हूं भाई गणेश बाबू, आप यहां ध्यान दो, यही समझा रहा हूं कि व्हाट इज अनअचीव्ड। अब मान लो इसकी टेंडेंसी थी डेल्टा एल की और ये केवल एक्स हो गया। इसकी टेंडेंसी थी डेल्टा एल की और ये एक्सपेंड हुआ एल। अगर आप इसको फ्रीली छोड़ देते तो ये और कितना एक्सपेंड होता, पूरा डेल्टा एल, है ना? डेल्टा एल इसका टोटल एक्सपेंशन की टेंडेंसी थी, लेकिन ये एक्सपेंड हुआ है कितना, ये मान लो एल नॉट है, ठीक है, और ये एल नॉट प्लस एक्स हो जाएगा, जबकि इसको होना कितना चाहिए था, एक्स जो है अचीव्ड लेंथ है, एक्स अपना अचीव्ड लेंथ है, एक्स है एलोंगेशन। डेल्टा एल क्या था, उसकी टेंडेंसी थी टोटल एलोंगेशन की, तो मतलब वो कितना एलोंगेशन, मतलब इसको अगर आप फ्री व्हेन, मतलब इसको फ्रीली छोड़ देते यही, तो डेल्टा एल क्या था, टोटल एलोंगेशन। आपने यहां पे क्या कर दिया, यहां पे एक ऑब्स्टेकल लगा दिया, एक वॉल लगा दिया। अब इसके वजह से क्या होगा, देखो ये इधर एक्सपैंड कर रहा है तो ये इसको पुश करेगा, प्रेस करेगा, तो प्रेस करने की वजह से इस पे लगेगा एक फोर्स, इस पे लगेगा फोर्स, बोलो, और ये फोर्स लगेगा इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, तब जाके थर्मल स्ट्रेस आएगा, तब जाके थर्मल स्ट्रेस आएगा। यहां पे आपने एक ऑब्स्टेकल रख दिया, अब ये एक्सपेंड करना चाह रहा है, डेल्टा एल एक्सपेंड करना चाहिए था लेकिन ये एक्स एक्सपेंड हुआ है, तो अनअचीव्ड पार्ट कितना है बच्चों, वो है डेल्टा एल माइनस एक्स, ये हो जाएगा अनअचीव्ड एलोंगेशन। तो अब थर्मल स्ट्रेस जो होगा, थर्मल स्ट्रेन पहले आएगा, थर्मल स्ट्रेन जो लिखेंगे यहां पे वो लिखा जाएगा डेल्टा एल माइनस एक्स अपॉन में एल नॉट, अपॉन में एल नॉट, ये हो जाएगा अपना थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, व्हाट अबाउट थर्मल स्ट्रेस, तो इसको y टाइम्स कर देंगे, थर्मल स्ट्रेस जो होगा वो होगा y टाइम्स ऑफ डेल्टा एल माइनस एक्स अपॉन एल नॉट,
और वो क्यों आएगा मैंने आपको बताया। ये अभी फर्दर एक्सपेंड करना चाहेगा तो ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन जनरेट करेगा, वही नॉर्मल रिएक्शन है ये एफ। इसको पुश करेगा ना, प्रेस करेगा इस वॉल को, तो यहां पे एक एक्शन रिएक्शन पेयर होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एफ, तो वो एफ अपॉन ए, यही है वो एफ अपॉन ए। ठीक है, तो डेल्टा एल अपना जो क्या है, पूरा का पूरा एलोंगेशन, मतलब अगर ये फ्रीली एक्सपेंड होता तो और कितना एक्सपेंड होता, डेल्टा एल। ये टोटल एलोंगेशन है, फ्री टू रोटेट लिख दिया है, टोटल एलोंगेशन व्हेन रॉड इज फ्री टू एलोंगेट। तो रॉड अगर फ्री टू एलोंगेट हो, आप उसे कहीं रोक नहीं रहे हो, तो वो टोटल एलोंगेशन है। जैसे ये है अपना डेल्टा एल, यहां कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, रॉड इज फ्री टू रोटेट, फ्री टू एलोंगेट, है ना। नेगेटिव क्यों आ जाएगा यार, डेल्टा एल माइनस एक्स नेगेटिव क्यों आ जाएगा? तुम्हें कैसे पता कि एक्स जो है डेल्टा एल से बड़ा होगा जब बात करते हो? तो एक्स तो कोई भी वेरिएबल है ना, वो मैंने डेल्टा एल से छोटा लिया हुआ है। अब ये आ जाएगा। अब ये बताओ इसी में कि अगर x 0 हो जाए, ध्यान दीजिएगा, आपने जनरल क्या लिखा, थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस आपने लिखा डेल्टा एल माइनस एक्स अपॉन में एल नॉट, जिसमें कि डेल्टा एल एक्स अनअचीव्ड, डेल्टा एल माइनस एक्स। अगर मैं कह रहा हूं इफ x इज इक्वल टू डेल्टा एल, देखिए आप, x इज इक्वल टू डेल्टा एल मतलब जितना x अपना अचीव्ड एलोंगेशन है, तो अगर x पूरा का पूरा डेल्टा एल हो जाए तो क्या हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेस 0 हो जाएगा। थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और थर्मल स्ट्रेन भी 0 हो जाएगा। समझ गए होगे? अगर x इक्वल टू डेल्टा एल के जगह पे अब x 0 हो जाए, एफ एक्स इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 0 हो जाए मतलब बिल्कुल भी एलोंगेशन नहीं हुआ है। तो अनअचीव्ड कितना रह गया बच्चों, बिल्कुल भी एलोंगेट नहीं हुआ। डेल्टा एल होना था x 0 मतलब बिल्कुल भी एलोंगेट नहीं हुआ, तो टोटल कितना अनअचीव्ड हो गया, पूरा का पूरा डेल्टा एल अनअचीव्ड है। अब ऐसे सिचुएशन में अनअचीव्ड कितना हो गया, यहां पे एलोंगेशन कितना हो गया, पूरा डेल्टा एल। डेल्टा एल ही पूरा एलोंगेशन है। तो मैं एक बात बोल रहा था कि ऐसे सिचुएशन में कभी आपका तकदीर साथ देता है तो बहुत लोग गलत करके सही कर जाते हैं। इस सिचुएशन में कि ऐसा हो जाए कि पूरा का पूरा अनअचीव्ड पार्ट अपना डेल्टा एल रह जाए, तो वो डेल्टा एल अपॉन एल ही लिखेगा। गलत कर रहा है वो, लेकिन वो सही हो जाएगा, है ना। जैसे आप लोग कर रहे थे, कि मान लीजिए यही है, इसमें मैंने दोनों साइड जो है यहां पर क्या लगा दिया है, रिजिड सपोर्ट। तो ये एल नॉट है और यहां पे भी मैंने रिजिड सपोर्ट लगा दिया, यहां पे भी रिजिड सपोर्ट लगा दिया। ठीक है, अब इसको एलोंगेट होना था। अगर ये एलोंगेट होता तो कितना एलोंगेट होता, आपको पता है ये कितना एलोंगेट होता, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये एलोंगेट होता डेल्टा एल, जो पूरा नहीं हुआ है ना। ये पूरा का पूरा डेल्टा एल आपका अनअचीव्ड है। ठीक है, आपने इसको हीट कर दिया, तो यहां पे x 0 है। अगर ये आप इस वॉल को हटा दो तो पूरा डेल्टा एल एक्सपेंड होता। तो यहां पर अपने पास क्या होगा, यहां पर आप बोल सकते हैं कि यहां पे स्ट्रेस जो होगा वो डेल्टा एल के वजह से होगा, तो वो आप स्ट्रेस यहां से बता सकते हैं। थर्मल स्ट्रेन बता सकते हैं, इट इज डेल्टा एल बाई एल। ठीक है बच्चों, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कहां पे क्या बोलता है, कहां पर आपसे क्या बोलता है कि अनअचीव्ड पार्ट। अगर हाँ, आप देखिए आपको यहां से भी क्या मिलेगा, इस केस में भी क्या मिलेगा, थर्मल स्ट्रेन क्या होगा, जो आप लोग सोच रहे थे वही होगा।
बट सोच गलत रहे थे लेकिन रिजल्ट सही आएगा। थर्मल स्ट्रेन जो होगा, चेंज इन लेंथ, अनअचीव्ड पार्ट, तो अनअचीव्ड पूरा अनअचीव्ड डेल्टा एल है अपॉन एल, और थर्मल स्ट्रेस जो होगा, सोच गलत रहे बट सही आ रहा है, ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए, y टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल। तो ये अब आपका सही है, ठीक है। तो शायद मेरी बात सभी लोग समझ गए कि इस सिचुएशन में आप सही हो जाओगे। लेकिन कहीं आपसे पूछ ले कि डेल्टा एल का 1/3 जो है एलोंगेट हुआ है, तब बताओ तो क्या होगा, उस केस में आप गलत हो जाओगे, क्योंकि डेल्टा एल नहीं होगा, 1/3 उसका एलोंगेट हो चुका है, तो अनअचीव्ड पार्ट है 2/3, है ना। डेल्टा एल माइनस डेल्टा एल बाई 3, तो 2/3 डेल्टा एल, यहां पे कितना आएगा 2/3 डेल्टा एल, तो उस केस में आप गलत हो जाओगे। तो एक्चुअल कहानी यही है, कुल मिला के सम ये है, मतलब कंक्लूजन ये है कि वाइल राइटिंग द थर्मल स्ट्रेस यू हैव टू कीप इन माइंड कि थर्मल स्ट्रेस या स्ट्रेन के लिए पहले स्ट्रेन लिख लीजिए और स्ट्रेन में देख लीजिए कि अनअचीव्ड पार्ट कितना रह गया, ठीक है। तो अनअचीव्ड अगर पूरा का पूरा अनअचीव्ड है तो पूरा लिखिए, जनरल मैंने आपको ये बता दिया, ये x, ठीक है। अगर अनअचीव्ड पार्ट पूरा आपका जो है अनअचीव्ड है तो डेल्टा एल आएगा, अगर कुछ एलोंगेट हो गया है तो बाकी बचा हुआ जो एलोंगेट नहीं हो पाया दैट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द थर्मल स्ट्रेन, और उसको y टाइम्स करिए तो थर्मल स्ट्रेस आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ वेरिएशन की बात करते हैं। इसी में मान लीजिए कंपोजिट रॉड सिस्टम में, मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, दोनों अलग अलग मटेरियल के हैं, दोनों अलग अलग मटेरियल ले लेते हैं, दोनों अलग अलग मटेरियल के हैं मान लो, दोनों अलग अलग मटेरियल के हैं और दोनों जो है, बट दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया को तो सेम होना पड़ेगा, कॉम्पोजिट रॉड सिस्टम है, ठीक है। और आपने दोनों को क्या किया है, दोनों को आपने क्या किया है, किसी रिजिड सपोर्ट से क्लैम्प कर रखा है, किसी रिजिड सपोर्ट से क्लैम्प कर रखा है इस तरीके से। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इनके जो, ये अपना है L1, ये है अल्फा 1, है ना, इसका टेम्परेचर है मान लीजिए T1, और ये है L2, ये है अल्फा 2 और इसका टेम्परेचर है अपना किसी T2, ठीक है। आपने इनको हीट कर दिया, तो अब यहां से क्या हुआ कि L1 अल्फा 1 T1 और L2 टेम्परेचर को किसी कॉमन टेम्परेचर पे रखते हैं, इसको हीट करते हैं, ठीक है। तब कुछ बात बनेगी। मतलब डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, है ना। मान लो ये टी नॉट पे हैं दोनों, आपने इनको हीट दे दिया, एक्सपैंड हो रहे हैं ये, तो जब ये एक्सपैंड हो गए, ठीक है, तो इधर तो हो नहीं पा रहे, तो आपको ये जो जंक्शन की शिफ्टिंग बतानी है आफ्टर, मैं थोड़ा लिख दूं, बोथ द रॉड rigid support आफ्टर हीटिंग। अच्छा, ये इसके नेचर अलग अलग है, तो इसको y1 ले लीजिएगा और इसका y2 ले लीजिएगा, यंग्स मॉडुलस। तो आफ्टर हीटिंग
फाइंड द शिफ्ट ऑफ जंक्शन। इनके जंक्शन का क्या शिफ्टिंग रहा होगा ये आपको बताना है। इनके जंक्शन का क्या शिफ्टिंग रहा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि ये यहां से, अब देखो जरा, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है अपना, दोनों रॉड के बीच की डिस्टेंस फिक्स है, ये बात समझ रहे हो। अब आपने हीट किया, अब हमने ये इधर एक्सपेंड करेगा, ये इधर करेगा। अब हमें नहीं पता कि कौन किसको ठेलेगा, कौन किसको पुश करेगा, ये हमें नहीं पता। ये टोटली डिपेंड करेगा कि किसका एलोंगेशन का नेचर ज्यादा है, समझ रहे हो। तो हम ये मान के चलेंगे कि मान लो रॉड 1, इसकी शिफ्टिंग मैंने मान लिया, आपको कुछ सोचना नहीं है, मान लिया मैंने कि ये रॉड जो है मान लो एक्सपैंड होकर कुछ इसकी शिफ्टिंग हो गई जंक्शन की इधर, जंक्शन इसका इधर शिफ्ट हो गया। मैं दूसरा फिगर बना रहा हूं, आफ्टर जंक्शन शिफ्टिंग, आफ्टर हीटिंग। ठीक है, और ये जो आपका है ये तो रिजिड सपोर्ट है, तो ये तो यही रहेंगे। तो मान लिया मैंने राइट साइड शिफ्टिंग, मैंने एज्यूम किया है कि राइट साइड हमारी जंक्शन की शिफ्टिंग हुई। तो अब जरा ध्यान से देखना, राइट साइड अगर शिफ्टिंग हुई है और वो एक्स हुई है, जंक्शन मान लो यहां पर था, ये था, अब जंक्शन यहां आ गया है, तो जंक्शन की जो शिफ्टिंग मानी है मैंने वो कितनी मानी है, एक्स। ध्यान दीजिए, जंक्शन की जो शिफ्टिंग मानी है वो एक्स मानी है। ठीक है, तो अब बच्चों ये बताओ कि इसका जो नेचुरल लेंथ था टी नॉट पे वो L1 था, आपने हीट किया, तो अब ये कितना हो गया, ऑब्वियसली L1 प्लस एक्स। ठीक है, अब अगर हम ये बोलें, ध्यान दीजिए, अगर इसमें हम ये बोलें कि इसमें x का एलोंगेशन हुआ, इसमें x का एलोंगेशन हुआ, जबकि अच्छा ये बताओ कि अगर ये इसको फ्रीली छोड़ देते तो डेल्टा L1 का एलोंगेशन होता, लेकिन इसको ये जब जा रहा है तो इसको पुश कर रहा है, तो ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी दे रहा होगा, तो इसको कुछ हडल फील हो रहा है। तो ये अपना पूरा जितनी इसकी टेंडेंसी थी, ध्यान दीजिए डेल्टा L1 की बात कर रहा हूं, जितनी इसकी टेंडेंसी थी एलोंगेट होने की डेल्टा L1 से, क्या वो पूरा हो पाएगा इसके कंडीशन में? नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके आगे जो पुश कर रहा है उसके वजह से ये इसको क्या करेगा, प्रेस करेगा। ठीक है, अरे भाई यहां स्प्रिंग इन सीरीज और पैरेलल नहीं आ रहा है, थर्मल एक्स, आप उसको गलत सोच रहे हैं, गलत जगह पे जा रहे हैं आप। फ्रीली के केस में आप वो स्प्रिंग वाला केस लगा सकते हो, यहां वो सब नहीं लगेगा। तो यहां पर अपने पास देखो कि जैसे ये जा रहा है, आपको पता है कि यहां पे ये क्या कर रहा है, इस पे एक फोर्स ऐसा मिलेगा जिससे कि ये पूरा एलोंगेट जो हो रहा था ये नहीं हो पाएगा, ये इस पे एक्शन रिएक्शन मतलब नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऐसा लगेगा और इस पे ऐसा एक्शन रिएक्शन होगा। कब तक शिफ्टिंग होती रहेगी, जंक्शन की शिफ्टिंग कब तक होती रहेगी बच्चों, जब तक नेट फोर्स जीरो नहीं हो जाता। तो जंक्शन शिफ्टिंग, पहला कॉन्सेप्ट तो यही है, जंक्शन शिफ्टिंग ठीक है। अगर आप इसको ये बोल रहे हैं F12 F21 है ना, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे, तो मान लीजिए F2 F1 बोल रहे हैं, तो जंक्शन शिफ्टिंग when F1 is equal to F2, जब F1 F2 के बराबर होगा तभी अपनी जंक्शन शिफ्टिंग होगी। ठीक है, तो अब यहां से देखो बच्चों क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A1 ले A है, ऑब्वियसली दोनों का कंपोजिट सिस्टम है, तो स्ट्रेस से बात करते हैं, स्ट्रेस दोनों का सेम हो, है ना, तो स्ट्रेस दोनों का सेम हो, आप ऐसे
बोल सकते हैं, क्योंकि एरिया भी सेम है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस दोनों को एरिया से डिवाइड करते हैं, दोनों का कॉमन एरिया है ए, दोनों का एरिया कॉमन है लिए हैं ए, तो आप बोल सकते हो कि स्ट्रेस दोनों का सेम हो। अच्छा, स्ट्रेस सेम हो, तो अगर स्ट्रेस सेम होगा तो आप क्या बोल सकते हो, स्ट्रेस इज इक्वल टू, स्ट्रेस याद है सभी को, स्ट्रेस क्या अभी लिखा है आपको, y टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, है ना। तो स्ट्रेन भी सेम हो y, तो पहले स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेस क्या है y टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेस दोनों का सेम होना, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y1 इंटू स्ट्रेन 1, स्ट्रेन इन रॉड 1 इज इक्वल टू y2 इंटू स्ट्रेन इन रॉड 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब एक चीज बताओ कि स्ट्रेन कैसे लिखें, सुनो ध्यान से, स्ट्रेन में क्या बताया, थर्मल स्ट्रेन में अनअचीव्ड लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, इसका इनिशियल लेंथ है L1, इसमें अनअचीव्ड कितना हो गया, मान लेते हैं कि डेल्टा L1 टोटल एलोंगेशन इन द रॉड, मान लेते हैं ये था डेल्टा L2, मानते हैं कि अगर ये फ्रीली एक्सपैंड हो रहे होते इन द रॉड 2 when both free to expand, ऐसे भी बोल सकते हो, when both free to expand। अब जिसको एक्चुअल पता नहीं है इस क्वेश्चन में, जिसको ये बात नहीं पता है, जिसको ये बात नहीं पता है कि अनअचीव्ड पार्ट वाला, तो ये क्वेश्चन वो नहीं कर पाएगा। when both free to expand, तो ये है। अब देखो डेल्टा L1 इसमें एक्सपैंड होना था, हुआ कितना x, तो इसमें अनअचीव्ड कितना रह गया, डेल्टा L1 माइनस एक्स, तो इसका अनअचीव्ड पार्ट हो गया डेल्टा L1 माइनस एक्स, तो इसमें हम लिख सकते हैं डेल्टा L1 माइनस एक्स अपॉन L1। ये क्लियर है बच्चों। स्ट्रेन 2 की बात करो, स्ट्रेन 2 कमेंट करके बताओ क्या लिखेंगे स्ट्रेन 2 के लिए, जरा बताइएगा, आप लोग बताइए स्ट्रेन 2 के लिए क्या लिखोगे, स्ट्रेन 2 के लिए क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। स्ट्रेन 2 में जो स्ट्रेन होगा उसको क्या लिखोगे, बहुत बढ़िया भाई, एक बच्चे ने बताया, इनफेवेबल ने, केसु ने भी सही बताया है, बहुत बढ़िया। देखिए डेल्टा L2 इसका टोटल था, हुआ कितना, ये तो वही बात हो गई ना, अरे जितने थे उससे भी दब गए, होना था डेल्टा L2 और L2 से और पीछे चले गए और स्ट्रेस हो गए, तो अनअचीव्ड पार्ट यहां पे हुआ डेल्टा L2 प्लस एक्स, इसमें कोई दिक्कत, डेल्टा L2 होना था और ये अब और कॉम्प्रेस हो गए, एक्स तो और इसने कॉम्प्रेस कर दिया ना, तो यहां प्लस हो एक्स होगा, ये चीज समझने का है। ये L2, ये समझ पाए, ये समझ पाए क्या, अरे ये समझ पाए बच्चों, डेल्टा L2 इसको होना था, फ्रीली अगर छोड़ दो तो डेल्टा L2 हो जाएगा इस टेम्परेचर पे, डिफरेंस पे, लेकिन ये डेल्टा L2 जाने के बजाय एक्स और कॉम्प्रेस हो गया, तो अनअचीव्ड कितना रह गया, डेल्टा L2 प्लस एक्स, ठीक है। अब यहां से आप एक्स निकाल लो, को एक साथ रखो, एक्स वाले को एक साथ रखो, तो वो होगा y2 L2 प्लस y1 L1 एक्स। अब देखो डेल्टा L1 को बाई L1 फाइनल या L1 डैश आफ्टर एक्सपेंशन इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, ये लिखते, तो यहां से L1 डैश माइनस L1 इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा टी, ये डेल्टा L1 यही तो है, अपॉन L1 क्या लिख सकते हो, अल्फा 1 डेल्टा टी,
ऐसे लिख सकते हो। इसी तरीके से आप सिमिलरली आप डेल्टा L2 प्लस L2 क्या लिख सकते हो, अल्फा 2 डेल्टा टी, इसको यहां पुट कर दो। जब ये पुट करोगे इसके जगह पे डेल्टा L1 और डेल्टा L2 के जगह, तो ये आएगा Y1 होगा, Y1 अल्फा 1 माइनस Y2 अल्फा 2, और ये होगा पूरा डेल्टा टी अपॉन में Y2L2 प्लस Y1L1, दैट इज इक्वल टू शिफ्टिंग ऑफ जंक्शन शिफ्टिंग। तो ये जंक्शन शिफ्टिंग बनेगा। नेगेटिव पॉजिटिव मत ध्यान रखिए भाई, यहां पे एक्स नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है, मैथ्स नहीं है। यहां पे ये हुआ है कि इसको L2 था, इसको एलोंगेट होना था, तो एलोंगेट होने के बजाय ये और कॉम्प्रेस हो गया, तो कितना अनअचीव्ड कितना हो गया। मान लो ये इधर एलोंगेट होता, यहां तक आता डेल्टा L2, तो पहले एक्स अचीव करेगा फिर डेल्टा L2 करेगा, तो टोटल अनअचीव्ड पार्ट कितना रह गया, डेल्टा L2 प्लस एक्स। तो बच्चों ये एक जनरल फॉर्मूला की तरह बन सकता है ऐसे क्वेश्चन के लिए। अब आप पूछ सकते हो कि सर जंक्शन की शिफ्टिंग कैसे डिसाइड करें, तो आपको दिख ही गया, मैथ्स आपको चिल्लाकर बता रहा है कि भाई जंक्शन की शिफ्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये प्रोडक्ट, है ना, जो बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लोगे, जो बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा। मानते हो कि नहीं? ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है यही आपको बता देगा। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है इसी से आप बता सकते हो कि इफ y1 अल्फा 1 इज ग्रेटर देन y2 अल्फा 2, तो जंक्शन शिफ्टिंग राइट साइड जिधर हमने लिया है, ठीक है। अगर इफ y1 अल्फा 1 इक्वल टू y2 अल्फा 2, तो क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, नो जंक्शन शिफ्टिंग। तो जंक्शन शिफ्टिंग नहीं होगा, ठीक है। और बाकी वही है, y1 अल्फा 1 अगर लेस देन y2 अल्फा 2 है, तो जंक्शन शिफ्टिंग राइट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन। तो जंक्शन शिफ्टिंग आपका लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जंक्शन शिफ्टिंग आपका लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। इसमें एक और अच्छा एक क्वेश्चन बन सकता है एडवांस लेवल पे कि इसमें सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग कितनी होगी। ये थोड़ा करके बताएंगे, थोड़ा सोचिएगा जिनको इंटरेस्ट है। मैं कह रहा हूं कि इसके सेंटर ऑफ मास, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। ये यहां पे सेंटर ऑफ मास इसका L1/2 पे होगा, इसका L2/2 पे। तो यहां ओरिजिन मान लो, अगर इसको ओरिजिन मान लो, इनिशियल वाले को ओरिजिन मान लो, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे L1/2 माइनस L1/2 0, और इसका हो जाएगा प्लस L2/2 0। फिर जब आप यहां पर आ गए तो अब ये आ गया, तो यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा भाई, तो टोटल लेंथ तो अब पता है ना, L1 प्लस x/2, और इसका होगा L2 माइनस x/2 0, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ L1 प्लस x/2 0, और हमने x निकाल लिया हुआ है ये पूरा। तो उसको जब लिखोगे, है ना, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, तो आपको सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग भी मिल जाएगी। तो ये भी कर लेना, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग भी निकाल लेना। निकाल लोगे? अरे निकाल लोगे m1 x1 प्लस m2 x2 से। पहले इसका सेंटर ऑफ मास इसको यहां पे मान लेना, निकालना पड़ेगा, सॉरी, इसका सेंटर ऑफ मास यहां कैसे मान सकते हैं, ये ओरिजिन मान लेना, मतलब इसको x एक्सिस, इसको 0,0 मान लेना। तो एक्सियम इनिशियल निकाल सकते हो सिस्टम का, एक्सियम फाइनल निकाल सकते हो सिस्टम का।
दोनों का फिर क्या कर लो, माइनस कर दो, दोनों का माइनस कर दो, तो आपको सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग मिल जाएगी, सेंटर ऑफ मास की आपको शिफ्टिंग मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों, लीनियर एक्सपेंशन में रिलेट करके पूछ सकते हैं आपको कि जैसे एक टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट L/G, ये तो आपको पता ही होगा आप लोगों को। अब मान लीजिए स्ट्रिंग के जगह पे आपने एक तार रख दिया, स्ट्रिंग, सिंपल पेंडुलम में स्ट्रिंग के जगह पे, स्ट्रिंग बॉब के जगह पे आपने एक वायर लगा दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए कई बार। आपने यहां पे एक वायर लगा दिया और ये अपना इस वायर है जिसका यंग्स मॉडुलस y ले सकते हो, है ना, इनिशियल लेंथ L0 ले सकते हो। इस समय जब इसका टेम्परेचर है अभी T0 टेम्परेचर पे है मान लो, आप ये एक्सपैंड, और इसका जो, अच्छा T और T में कंफ्यूजन होगा, तो मैं इसको थीटा नॉट डिग्री सेल्सियस ले रहा हूं। थीटा नॉट डिग्री सेल्सियस, थीटा नॉट इसका टेम्परेचर है। इस समय इसका जो टाइम पीरियड है वो T0 है, तो मैं लिखता जा रहा हूं सब क्या है, थीटा नॉट टेम्परेचर पे, T0 क्या है, टाइम पीरियड एट थीटा नॉट डिग्री सेल्सियस, ठीक है। थीटा नॉट डिग्री सेल्सियस पे ये अपना T0 का टाइम है और ये अपना वायर था, आपने इसको हीट कर दिया, आपने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। नोट करना है, करिए भाई, नोट करिए। आगे बढ़े। चलिए, तो आपने इसको हीट कर दिया, तो हीट करने के बाद मान लेते हैं कि आफ्टर हीटिंग इसका टेम्परेचर कुछ चेंज हो गया, और ये कुछ एक्सपैंड कर गया, मान लो यहां पे ऐसा। अब इस केस में ये इसका L है हो गया, यंग्स मॉडुलस तो वही है, और ये कुछ थीटा डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, अब इसका जो टाइम पीरियड है वो T है, तो तीनों में रिलेशन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, है ना। T क्या है, टाइम पीरियड एट थीटा डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बहुत आसानी से यहां से देख सकते हो एलोंगेशन हुआ है, तो बाई थर्मल लीनियर एक्सपेंशन से आप बता सकते हो L इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और सॉरी यहाँ डेल्टा टी को डेल्टा थीटा लिखना पड़ेगा, टाइम के वजह से कर रहा हूं ऐसा, डेल्टा थीटा टेम्परेचर में, ठीक है। अल्फा जो है कोविशिएंट ऑफ, अल्फा इसका क्या है, लीनियर एक्सपेंशन है, अल्फा इसका कोविशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। तो बच्चों यहां से डेल्टा एल निकाल सकते हो ना, यहां से डेल्टा एल निकाल लो, या टी की बात करो। अब टी क्या है, टी क्या लिखोगे, 2 पाई तो वही रहेगा √L/G, तो यहां से अगर लिखते हो तो 2 पाई ये हो जाएगा L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा पाई में G, ठीक है बच्चों। तो यहां से अब जरा देखो 2 पाई √L0/G और 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर 1/2, ऐसा कर सकते हैं। इसको T0 लिख सकते हैं, तो T इक्वल टू T0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर 1/2, तो ये बच्चों आ जाएगा,
ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा, इसीलिए एक बार करना जरूरी होता है कि आप फिर देख रहे हो कि अल्फा डेल्टा थीटा 1 से बहुत छोटा होता है, तो आप इसमें बाइनोमियल यूज कर सकते हो। तो t इज इक्वल टू टी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2। अब इसमें जो ये आ जाएगा न्यू टाइम पीरियड, है ना, ये आ जाएगा न्यू टाइम पीरियड। अब फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड देखिएगा, ये पूछेगा कि अगर थीटा नॉट से थीटा डिग्री सेल्सियस हो गया तो पेंडुलम जो अपनी घड़ी है वो कितना उसका टाइम पीरियड में चेंज हुआ, 24 घंटे में कितना हुआ, पर सेकंड कितना हुआ, अगर हम निकाल लें फ्रैक्शनल चेंज तो 24 घंटे या कितने घंटे में उसको उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सभी को पता है, ठीक है, सभी को पता है कि यहां पर फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा, t माइनस टी नॉट, देखिएगा अपॉन में टी नॉट, यही तो होगा, इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2। और बच्चों ये क्या है, ये चेंज इन टाइम पीरियड है, ये बेसिकली क्या है, चेंज इन टाइम पीरियड डेल्टा टी बाई टी। तो फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड एक फॉर्मूला सा लिख सकते हो, इन सब का फॉर्मूला याद होगा तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि जेई मेंस में सब एज इट इज आएगा। तो फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड आप लिख सकते हो अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2, यह है फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड पर सेकेंड है, ऑब्वियसली टाइम पीरियड क्या होता है, ऑसिलेशन पर सेकेंड, है ना, ऑसिलेशन पर सेकेंड। परसेंटेज चेंज की बात करोगे तो फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड अपने पास ये आएगा डेल्टा टी। अगर परसेंटेज चेंज की बात करोगे तो इंटू 100 कर दीजिएगा, इंटू 100 कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि मान लो घड़ी जो है 24 घंटे में कितना डिले हो गई या फास्ट। आपको पता है कि यहाँ लेंथ बढ़ रहा है, अगर मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूं तो लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड बढ़ रहा है, और जब टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो घड़ी स्लो हो रही है। ये भी गलती कर देते हैं बच्चे, जब लेंथ बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड बढ़ रहा है, मतलब ऑसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है। ऑसिलेशन पर सेकेंड जो अपना है वो क्या होगा, ऑसिलेशन पर सेकेंड जो होगा वो अपना क्या है, टी रह नहीं गया है भाई, ध्यान से देख लो, इसको ओपन करो, फिर टी माइनस ये टी नॉट यहां आया, और ये टी नॉट जो इसके साथ है वो नीचे आ चुका है, वो रह नहीं गया है, जो टी नॉट इसके साथ है वो नीचे ले आ दिया है, ठीक है, तो टी नॉट नहीं आएगा। तो यहां पे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड आपने निकाला, तो मैं कह रहा हूं कि ये ऑसिलेशन पर सेकंड होता है। तो पर सेकंड में, पर सेकंड का अगर आपको डिले पता है, पर सेकंड का आपको अगर डिले पता है, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम पीरियड, मतलब टाइम का चेंज पर सेकंड, यही है ना। तो घड़ी स्लो हो गई है तो पर सेकंड कितना स्लो हुई, डेल्टा टी निकाल लीजिए, और उसको आप क्या करिए, जितने टाइम से बोला जा रहा है उतने टाइम से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने टाइम से वो टोटल टाइम जो भी दिया जा रहा है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको उस टाइम का 24 घंटे का डिले या फास्ट होना मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, तो ये तो मैंने फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड बता दिया है जो कि पर सेकेंड होगा, ठीक है। इसी को ये प्रोपोर्शनल होगा आपका डेल्टा टी, डेल्टा टी बाई टी, है ना, इज इक्वल टू ये डेल्टा कैपिटल टी बाई कैपिटल टी ये होगा, और इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2। ये तो टाइम पीरियड में है, ये कोई जनरल टाइम है, तो डिले अगर मान लो टी टाइम में कितना डिले हुआ, डिले ऑफ क्लॉक, और तो टी टाइम में आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पे आप मिलेगा, आपको करेंगे अभी, तो आप इसमें अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2 इंटू टी कर दीजिएगा। टी है
टोटल टाइम है, ये टाइम पीरियड नहीं है, टोटल टाइम जिसमें घड़ी फास्ट या स्लो होगी, जिसमें घड़ी फास्ट या स्लो होगी। तो कितना फास्ट या स्लो हो गई 24 घंटे में, वो आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, डेल्टा टी टीपी बढ़ेगा तो घड़ी स्लो कैसे होगी? तुम बताओ, तुम्हें टाइम पीरियड का डिफिनेशन पता है? तो अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। टाइम पीरियड होता है ऑसिलेशन पर सेकेंड। टाइम पीरियड ज्यादा है, मतलब जो ऑसिलेशन पर सेकेंड पहले कुछ 2 सेकेंड में हो रहा था, अब वो 4 सेकेंड में होगा। ऑसिलेशन पर सेकेंड आपका ज्यादा टाइम लग रहा है उसको, एक बार ऐसे जाना फिर ऐसे जाना, यही तो होता है एक टाइम पीरियड, है ना। तो ये यहां से जाना फिर यहां पे आने का जो टाइम पीरियड है, दैट इज 1 टाइम पीरियड, ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो जो समझ गए? चलिए, तो यहां पे ये चीज है, मैंने इसको जनरल टाइम में ये टाइम पीरियड है, तो ये प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, उसी के प्रोपोर्शनल ही होगा जनरल टाइम। तो ये फॉर्मूला आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो एक तो वेरिएशन आपको थर्मल एक्सपेंशन में क्लॉक से रिलेटेड मिलेगा, एक मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन में बताया, थर्मल स्ट्रेस वाले का कॉन्सेप्ट बताया। नेक्स्ट जो होगा वो आपका लिक्विड में आता है ना, लिक्विड के साथ फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ रिलेट करके इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो कल करते हैं बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स वाला, क्योंकि पूरा हो नहीं पाएगा अभी, वो लिक्विड वाला एक्सपेंशन कल करते हैं। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन के और भी जो वेरिएशन होंगे वो कल करते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वो वेरिएशन उठाऊंगा तो पूरा समझा नहीं पाऊंगा, फिर कल फिर से उसी से समझाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं।